स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, केंद्रकीय संगठन के बारे में। और इसी के साथ कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यानी ऐसे कोशिका अंग जो झिल्ली से आवरणित हैं, ऐसे कोशिका अंग हमें केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसे कोशिका अंग एब्सेंट होते हैं। तो कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल को सिंगल एनवेलप सिस्टम ये नाम दिया था और यूकैरियोटिक सेल को डबल एनवेलप सिस्टम नाम दिया था। आज उसी टॉपिक का हम सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल, जिसे आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है, वो यूकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल से किस प्रकार अलग है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों प्रकार की जो ये सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ के बारे में कि क्या प्रॉपर्टीज हैं इन कोशिकाओं के जेनेटिक मटेरियल की या आनुवंशिक पदार्थ की। तो बात करते हैं कि इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थों की क्या विशेषताएं हैं। पहले मैं बात करूंगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो नंबर 1, जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इन दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। एक चीज हो गई। नंबर 2, अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी दिखती है। नंबर 1, इनका जो ये डीएनए है
वो एक तो आपको सर्कुलर दिखाई देगा, हिंदी में आप कहोगे ये वलयाकार डीएनए है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की। और प्रोकैरियोटिक सेल का ये डीएनए सर्कुलर नेचर का है, वलयाकार या वृत्ताकार प्रकृति का होता है। नंबर 2, ये जो डीएनए है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड है, डीएस, यानी डीएनए की संरचना में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं होती हैं। तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड, हिंदी में इसे द्विरज्जुक प्रकार का कहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, द्विरज्जुक प्रकृति का होता है, यानी इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं। तीसरी बात, जब हम इस प्रोकैरियोटिक डीएनए को देखते हैं तो यहां एक बात याद रखनी है कि डीएनए के साथ कुछ बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। इन प्रोटीन को सिंपली डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है ये डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ऐसा ही एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जिसका नाम हिस्टोन है। लेकिन यहाँ एक बात आपको याद रखनी है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, यानी डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के है। बाइंडिंग प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन वो बाइंडिंग प्रोटीन कभी भी प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन नहीं होता। इज दैट क्लियर? अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो डीएनए है, ये आपको सेल के सेंट्रल पार्ट में बिखरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं है। केंद्रक झिल्ली होती तो ये डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता, लेकिन यहां ऐसी कोई व्यवस्था, केंद्रक झिल्ली नहीं है। इस कारण ये जेनेटिक मटेरियल या डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित रहता है। तो ये हमने बात की एक प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल की बात की। डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, सर्कुलर नेचर का है, वो डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए के साथ नॉन हिस्टोन बाइंडिंग प्रोटीन जुड़े हुए हैं। डीएनए बिल्कुल बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बाइंडिंग प्रोटीन कभी भी हिस्टोन इनमें नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली नहीं है, इस कारण ये डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है। तो ये हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल की, आनुवंशिक पदार्थ की। अब मैं बात करूंगा एक यूकैरियोटिक जो सेल है
उसके जेनेटिक मटेरियल की, तो वहां पर भी जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की नेचर को देखता हूं तो वो सर्कुलर नहीं होकर लीनियर है, रेखिक रूप से व्यवस्थित है। यूकैरियोटिक सेल का भी ये डीएनए प्रोकैरियोटिक के समान डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विरज्जुक है। इसकी संरचना में भी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए की सबसे इंपॉर्टेंट बात डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की है और वो हिस्टोन है। यहाँ पर हिस्टोन डीएनए के साथ जुड़ता है, डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है और उसी का परिणाम होता है हमें क्रोमेटिन, क्रोमोसोम ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। और ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। उसी केंद्रक झिल्ली में ये जेनेटिक मटेरियल या डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, ऐसा हमने डिस्कशन यहां पर किया। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों टाइप की सेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इनमें प्रेजेंट राइबोसोम की प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स कैसे हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स कैसे हैं। तो डिस्कस करते हैं उस पे इन दोनों टाइप्स के राइबोसोम की प्रॉपर्टीज पर। तो बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम ऐसे कोशिका अंग हैं या ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली या कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट हैं और ये राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट है। लेकिन इन दोनों सेल्स में जो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से अलग प्रकार के। तो क्या प्रॉपर्टी है, हम इन दोनों टाइप की जो सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट राइबोसोम की बात करते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की स्ट्रक्चर देखता हूं तो ये राइबोसोम कंपैरेटिवली छोटे आकार वाले हैं, स्मॉल साइज के हैं। तो राइबोसोम को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम काम में लेते हैं उस यूनिट का नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। तो वैज्ञानिक था स्वेडबर्ग, उसने सेंट्री जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है उस उपकरण में सेडिमेंटेशन की प्रोसेस करवाते हैं। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या मेजर कर रहा है,
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, हिंदी में इसे अवसादन गुणांक कहा जाता है। तो स्वेडबर्ग ने इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अवसादन गुणांक को मेजर करने के लिए पहली बार जो यूनिट काम में ली उसे स्वेडबर्ग इकाई के नाम से जाना जाता है और इसको हम एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, मैंने कहा उनका आकार कंपेरेटिवली छोटा है और ये आपके 70S टाइप के राइबोसोम है। इनका जो अवसादन गुणांक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, वो 70S, एस मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये कंपेरेटिवली छोटे हैं। अगर इस राइबोसोम की 2 यूनिट है, उनको मैं देखता हूं, तो एक यूनिट को तो हमने नाम दिया लार्ज सब यूनिट, दूसरी को हमने नाम दिया स्मॉल सब यूनिट। तो जो लार्ज सब यूनिट है, जो स्मॉल सब यूनिट है, उनको देखें तो इनकी जो स्मॉल सब यूनिट है वो कितनी है, 30S है, और जो इनकी लार्ज सब यूनिट है वो आपकी 50S है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एक तो छोटे आकार वाले हैं, ये 70S टाइप के राइबोसोम है। इनकी जो बड़ी उप इकाई है, लार्ज सब यूनिट है, वो है 50S। इनकी जो स्मॉल सब यूनिट है वो है 30S। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, देयर आर फ्यू एंटीबायोटिक्स, कुछ प्रतिजैविक औषधियां हैं। अगर हम इन एंटीबायोटिक्स से इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को ट्रीट करें तो हम क्या देखते हैं, ये राइबोसोम इन एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं। और यही कारण है कि जब हम कोई एंटीबायोटिक काम में लेते हैं, जैसे क्लोरामपेनिकोल एक औषधि है, एंटीबायोटिक्स हैं, प्रतिजैविक औषधि है, तो क्लोरामपेनिकोल से जब इन राइबोसोम को ट्रीट करते हैं, जैसे हमने क्लोरामपेनिकोल एंटीबायोटिक को यूज़ किया, तो वो क्लोरामपेनिकोल क्या करती है, इस प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम से जाके जुड़ती हैं और ये राइबोसोम इस एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस राइबोसोम पर होती है वो स्टॉप हो जाएगी और बैक्टीरिया का जो नंबर इंक्रीज होना है वो नहीं हो पाएगा। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये संवेदनशील हैं इन एंटीबायोटिक्स के प्रति। मैंने नाम बोला है क्लोरामपेनिकोल, आपको याद रह जाएगा। अब मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक राइबोसोम की। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम की, तो ये आकार में तुलनात्मक रूप से बड़े हैं, लार्ज साइज के हैं, और इनका साइज है आपके 80S। 80 जो है इनका अवसादन गुणांक है, S है वो स्वेडबर्ग इकाई है जिसके द्वारा हमने अवसादन गुणांक को मेजर किया है। दूसरी बात, जब इस 80S राइबोसोम को देखें
तो इसमें भी एक लार्ज सब यूनिट होगी, एक स्मॉल सब यूनिट होगी। तो जो लार्ज है वो है 60S, स्मॉल है वो 40S। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप के हैं। इनकी बड़ी उप इकाई 60S है, इनकी छोटी उप इकाई 40S होती है। अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो जो ये एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक औषधियों की मैं बात कर रहा था, ये राइबोसोम इनके प्रति रेजिस्ट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, इन पर कोई प्रभाव इन एंटीबायोटिक्स का, प्रतिजैविक औषधियों का नहीं पड़ता है। तो ये हमने बात की आज, एक तो इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल की बात की, और एक हमने बात की इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं, इनकी प्रकृति या इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। अब यहाँ एक चीज नोट करने लायक है, आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, जिनमें हमने कहा था झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह की ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक में होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसे कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए केवल न्यूक्लियस में नहीं है, न्यूक्लियस के अलावा हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। लेकिन जो डीएनए इन ऑर्गेनेलीज में है, तो हमने बात की थी कि यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर था, डबल स्ट्रैंडेड था, जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर था, डबल स्ट्रैंडेड था। लेकिन यूकैरियोट में जो ऑर्गेनेली में डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो उसको एमडीएनए कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए तो उसे सिटीडीएनए कहेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के, क्लोरोप्लास्ट के जो डीएनए हैं वो यूकैरियोटिक में है, फिर भी सर्कुलर नेचर के होते हैं, ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम इन ऑर्गेनेलीज में भी प्रेजेंट है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम है। तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में प्रेजेंट है, एक तो मैट्रिक्स में, इसके अलावा ऑर्गेनेली के पास है। तो जो मैट्रिक्स के है वो तो 80S है सामान्य प्रकार के, लेकिन जो ऑर्गेनेली के जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो 55S प्रकार का है, क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का राइबोसोम उनमें होता है। कल हम कुछ और प्रॉपर्टीज इन दोनों टाइप की सेल्स की डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।